जैसे जैसे कर्नाटक में चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे लोगों की दिलचस्पी इस बात में बढ़ रही है कि आखिर यहाँ का चुनावी मिजाज क्या है, लोगों की सोच क्या है। ऐसे में ओपिनियन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कई ओपिनियन पोल होते हैं, लेकिन इस सब में मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बड़ी ओपिनियन ये होती है कि लोग क्या सोच रहे हैं उसको ज़मीनी हकीकत जानने वाले जानकर बताएं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कई बार ओपिनियंस पर आपकी अपनी पसंद जो होती है वो हावी हो जाती है, इसलिए बैलेंस तरीके से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर सही तरीके से ओपिनियन को समझा जाए, रखा जाए, तो आप विश्वास करिए आपको एग्जैक्ट सही मिजाज पता लगता है। मैं हमेशा निजी उदाहरण की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में इसी तरह जब मैं ज़मीन पर घूम कर आया तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का मामला है। दावे अलग अलग थे। बीजेपी का दावा 300 के पार का था, कुछ ऐसा ही दावा अखिलेश यादव भी कर रहे थे। अखिलेश यादव की जो रैलियाँ थी उसमें जो भीड़ उमड़ रही थी उससे अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा था। उन्होंने प्रदर्शन बेहतर किया पहले से, लेकिन जीत नहीं पाए। बीजेपी ने भी प्रदर्शन शानदार किया, इतिहास रचा। 37 साल से जो नहीं हुआ था सरकार रिपीट कर पाए, लेकिन वो नहीं हो पाया जो दावा कर रहे थे। लेकिन मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कितनी सीटें मिल सकती। इसकी वजह होती है कि आपको लोगों की नब्ज समझ में आ जाती है, मुद्दे समझ में आ जाते हैं। आप तैयार हैं कर्नाटक की नब्ज समझने के लिए, जानने के लिए? आइए मैं आपकी इसमें मदद करता हूँ। सबसे पहले तो कई सर्वेज हो रहे हैं, उनको देखिए। जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो क्या कह रहे हैं, और ज़मीनी हकीकत मुद्दों के आधार पर। और आप रैलियों में चाहे वो भीड़ के लिहाज से देखें, चाहे लोगों से जब आप सामान्य तौर पर ज़मीन पर जाकर बात करते हैं तो मुद्दों को समझें। इन तीन पहलुओं के आधार पर कोई भी बड़ी ओपिनियन तैयार होती है कि कर्नाटक का मिजाज और माहौल क्या है। सबसे पहला सवाल ये है कि कर्नाटक में चेहरा कौन है। देखिए, ये पहली चीज़ होती है किसी भी चुनाव में, चेहरा कौन है ये इस बात को तय करता है कि उस राजनीतिक दल की क्या हैसियत है। कर्नाटक में सीएम की पहली पसंद कौन? सीएम चेहरे की रेस में कौन सा नाम सबसे आगे दिखता है? इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि दोनों ही खेमों ने कई नामों को सामने रखा है, क्योंकि कोई एक स्पष्ट नाम नहीं है। इसके साथ ही जेडीएस का भी अपना पक्ष बेहद मजबूत है। तो आप भूलिए मत कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का चेहरा नहीं, इधर कुमारस्वामी भी है, जेडीएस भी। सबसे पहले ये समझिए कि सीएम की रेस में बसवराज बोम्मई के साथ कौन कौन है। बसवराज बोम्मई सिटिंग सीएम है, उनको हटाया नहीं गया, तो ये माना जाता है हमेशा कि जो सिटिंग सीएम होता है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि बोम्मई से ज़्यादा भरोसा लोग सिद्धारमैया पर दिखा सकते हैं। सिद्धारमैया भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। हालांकि सिद्धारमैया को कड़ी टक्कर डीके शिव कुमार से, यानी अपनी पार्टी के बड़े नेता से मिल रही है। और कुमारस्वामी जो हैं वो भी एक चेहरा रहे हैं, ये भी बोम्मई की चिंता बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये चार बड़े चेहरे तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं: बसवराज बोम्मई, सिद्धारमैया, डी शिव कुमार, कुमारस्वामी। ये इनमें से तीन तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक शिव कुमार हैं जिनको मौका मिलने की उम्मीद है, अभी तक मौका मिला नहीं। अब अगर देखा जाए तो कर्नाटक में इस बार कांग्रेस के पास सीएम चेहरे की भी रस्साकशी रहेगी, क्योंकि इतने नामों के साथ शेट्टार भी भारी उम्मीदों के साथ कांग्रेस में आए हैं। कर्नाटक की सियासत में सबसे अहम और ताकतवर लिंगायत समुदाय को माना जाता है और वोकालिंगा दूसरी सबसे बड़ी जाति है। जेडीएस प्रमुख और पूर्व सीएम एचडी देवगौड़ा और कुमारस्वामी वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे डीके शिव कुमार भी वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। बीजेपी के पास वोकालिंगा समुदाय का कोई प्रभावी चेहरा नहीं, लेकिन वो लिंगायत पर बहुत भरोसा करते हैं। लिंगायत बड़े बड़े चेहरे उनके पास है। और इसमें मैं अब एक नाम और जोड़ देता हूँ, वो है जो दिक्कत वोकालिंगा को लेकर बीजेपी की है, वही लिंगायत को लेकर कांग्रेस की थी। इसलिए आप कह सकते हैं थी, क्योंकि जगदीश शेट्टार जैसा बड़ा लिंगायत चेहरा अभी कांग्रेस के साथ आ गया। फायदा कितना होगा नहीं होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जगदीश शेट्टार कुछ तो प्रभाव डालेंगे। खासतौर पर उन्होंने कंटेस्ट उसी जगह से किया जहां कांग्रेस ऑलरेडी बहुत कमजोर थी। उसकी बड़ी वजह खुद जगदीश शेट्टार ही माने जाते हैं, हुबली धारवाड़ का जो क्षेत्र है और आसपास की सीटें हैं। तो अब यहाँ पर क्या वो फायदा पहुँचाएंगे, एक बड़ा सवाल है। और बीजेपी के साथ में वोकालिंगा समुदाय का प्रभावी चेहरा नहीं होना, ये एक बड़ा संकट है। बीजेपी के सामने संकट तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। शायद इसलिए वोकालिंगा प्रभाव के क्षेत्रों में पीएम की रैलियां आयोजित की जा रही हैं। तो यहाँ पर एक और बड़ा चेहरा आ जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बीजेपी ने अपनी रणनीति बना ली सारे चेहरों पर। अगर चेहरों की बात की जाए तो हमने अपना सबसे बड़ा चेहरा कर्नाटक की जनता के सामने रख दिया, वो है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। क्या विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मिलेंगे, बड़ा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत दिलचस्प था। वहां पर अपने आप में उत्तर प्रदेश का जो चेहरा है बीजेपी का, वो अपने आप में सक्षम और बड़ा चेहरा है।
योगी आदित्यनाथ का चेहरा लोकप्रिय भी रहे और उनके चेहरे पर वोट मिला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कई अन्य राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रखने की परंपरा बीजेपी की रही है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश दो बड़े झटके भी रहे हैं और गुजरात जो है वो एक ऐतिहासिक कामयाबी भी रही है। तो गुजरात में तो है ही प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तो सबसे बड़ा चेहरा है, गृह मंत्री अमित शाह का चेहरा, क्योंकि वो गुजरात के हैं ही, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहाँ चेहरा समझ में आता है। क्या अन्य जगहों पर प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो उसी स्तर पे, खास तौर पर कर्नाटक में बड़ा सवाल है। अगर है तो बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी काम कर सकती है। मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है ये भी समझना जरूरी है। सीटों के खेल से ही मुख्यमंत्री की बात बनती या बिगड़ती है। अब मैं आपको बताता हूं वो ओपिनियन जो हमारे साथ बातचीत में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने रखी है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, लेकिन इसको बार बार जानना समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दावे मैं बार बार दर्ज करना चाहता हूं और देखेंगे कि इनकी हकीकत क्या निकलती है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी चर्चित नाम है पत्रकारिता का। उनकी रायशुमारी को बहुत महत्व दिया जाता है। उन्होंने तो एक बड़ा दावा कर दिया है, बात साफ कह दी कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है। शर्मा ने कहा कि मेरे हिसाब से कर्नाटक में कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनेगी और उन्हें वहां पर 125 से 130 सीटें मिल सकती हैं। पंकज शर्मा जी ने दावा करते हुए कहा कि उत्तर भारत यानी हिंदी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोर स्थिति को भांप चुकी है और इसलिए वो अब दक्षिण भारत में बहुत तेजी से घुसने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए वो पिछले कुछ महीनों में कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। हालांकि इसको काउंटर भी किया गया। वरिष्ठ पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो बिल्कुल अलग राय रखते हैं पंकज शर्मा जी से। उनका कहना है कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए संकट की बात है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है, कहना बहुत जल्दबाजी है। कर्नाटक में लिंगायत, वोकालिंगा, कोरबा, मुस्लिम जैसे वोट बैंक में विभाजन है, वहाँ प्रभुत्व की लड़ाई है और सबके अपने अपने नेता हैं। ऐसे में अभी कर्नाटक के बारे में अंतिम राय पर नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन DK शिवकुमार कांग्रेस की कमान संभालेंगे तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई देगी। तो वो एक दावा कर रहे हैं। उन्होंने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि कांग्रेस यहां पर मजबूत हो सकती है, लेकिन वो कांग्रेस की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह उठाते दिखाई दे रहे हैं। जबकि वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, वो देश के बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उनकी रायशुमारी आप तमाम टेलीविजन चैनल्स पर देखते हैं, तो सलाहकार संपादक भी हैं अमर उजाला के। विनोद अग्निहोत्री जी ने कहा है कि कर्नाटक में भाजपा का कोर वोट बैंक लिंगायत ही रहा है। भाजपा 2013 में इसलिए हारी क्योंकि येदुरप्पा पार्टी से बाहर निकल गए थे और जब 2018 में भाजपा ने येदुरप्पा को वापस लिया तो पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। कर्नाटक में वोकालिंगा का वोट बैंक JDS के पास है। अब भाजपा वोकालिंगा पर दांव लगाने की कोशिश कर रही है, यानी ये मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री की रेस इन्हीं दो समुदायों के चेहरे पर खत्म होगी। लेकिन अब मैंने आपको पहले बताया कि इसमें बड़ा सवाल यह है कि वोकालिंगा का कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं पड़ता बीजेपी के पास में। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर्नाटक के लोगों का एक मिजाज है, वो फैसला कर लेते हैं, उस हिसाब से वोट देते हैं, पर जातियों का कितना जोर रहता है ये भी समझना जरूरी है। उससे पहले मैं दो रायशुमारियां आपके सामने और रखना चाहूँगा। एक है वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार, उन्होंने अपनी जो बात रखी उसने तो चौंका दिया था। उनका दावा ये है, उन्होंने ये नहीं बताया कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी, ऐसा उनका दावा है। और वो कहते हैं कि इसके पीछे कई सारे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे बहुत हावी हो रहे हैं, खासतौर पर करप्शन का मुद्दा। वो मानते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे की वजह से बीजेपी को ये नुकसान हो सकता है। अशोक वानखेड़े बड़ा चर्चित चेहरा है, उनकी भी बड़ी रायशुमारी को सुना जाता है, टेलीविज़न की बहस में आप उनको बहुत देखते हैं। तो अशोक वानखेड़े जो हैं वो अमर उजाला के कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी में कई बार अपनी राय रख चुके हैं। यहीं पर बातचीत करते हुए मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, इसी रायशुमारी में उन्होंने अपनी बातचीत रखते हुए कहा कि मैं ये तो नहीं कहता कि 50 सीटों पर सिमट जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि 50 से 70 सीटों पर सिमट जाएगी। तो लगभग वो उसके आसपास का आंकड़ा बता रहे हैं। अब आप 70 कहें 50 कहें, कुल मिलाकर ये है कि ये दोनों बड़े पत्रकार भी बीजेपी के सिमटने की बात कहते हैं। तो क्या कर्नाटक में बीजेपी के सामने संकट है? निश्चित तौर पर कई मुद्दे हैं जो संकट की तरफ इशारा करते हैं। कर्नाटक में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 6 करोड़ 11 लाख है। इनमें सबसे ज़्यादा हिंदू 5 करोड़ 13 लाख हैं, यानी 84%। फिर उसके बाद मुस्लिम जो है वो 79 लाख हैं, 12.91%। ईसाई 11 लाख 1.87%। जैन 4 लाख हैं, 0.72% हैं। लिंगायत सबसे बड़ा समुदाय है। इसके बाद वोकालिंगा आता है, SC ST हैं, तो ये और OBC वर्ग है। ये सारे समीकरण हैं। आप समझ रहे होंगे कि कर्नाटक में जाति समीकरण और धर्म के समीकरण क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने कई रिपोर्ट्स में डिटेल में आपको ये जानकारी दी है। इसमें फिर मुसलमानों का जो फैक्टर है उसको भी देखा जाता है, मुस्लिम वोटर्स को भी देखा जाता है।
हिंदू आबादी सबसे ज़्यादा है, ये सबको पता है, तो वहाँ पर पोलराइजेशन से वोट मिल पाएगा, इसीलिए आप इतना बड़ा मुद्दा वहाँ पर देखते हैं। तो ये जातीय समीकरण है, जितने मुद्दे आप उठते हुए देख रहे हैं उसके पीछे ये गुणागणित होता है कि किसकी आबादी कितनी है, कौन कितना प्रभावशाली है। लिंगायत समाज सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है, इसलिए लिंगायत समाज पर बहुत फोकस जो है वो बीजेपी कर रही है और उनके पास बड़े चेहरे, येदियुरप्पा भी हैं, सबसे बड़ा चेहरा लिंगायत समुदाय का है। जेडीएस की पूरी राजनीति वोकालिंगा के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि HD देवेगौड़ा और कुमारस्वामी वोकालिंगा समाज के बहुत बड़े चेहरे हैं। अब कांग्रेस की बात की जाए तो जगदीश शेट्टार नंबर 2 माने जाते हैं, लिंगायत समुदाय के नेता माने जाते थे, अब देखना होगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि बीजेपी का वो समर्थक वोटर था जो उनके साथ जाता था, उनके जाने से वो गए हैं, हमारा कार्यकर्ता और वोटर नहीं गया। ये उन्होंने एक रैली में भी कर्नाटक में ही कहा है। तो शेट्टार क्या लिंगायत वोटर्स को भी साथ ला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वोकालिंगा समुदाय की तरफ से डी शिवकुमार बड़ा चेहरा है, तो डी शिवकुमार क्या जेडीएस को चुनौती देंगे और इधर जगदीश शेट्टार क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, और फिर जो मुद्दे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस की अपनी राजनीतिक ज़मीन रही, उसका फ़ायदा उसको मिलेगा, ये कुछ बातें हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो बड़ी बात है वो है सिद्धारमैया का भी चेहरा। सिद्धारमैया भी ऐसा नहीं है, हालांकि देखिए भ्रष्टाचार, ऐसा कोई भी चेहरा नहीं रहा जो भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरा नहीं रहा। जगदीश शेट्टार को लेकर ज़रूर राहुल गांधी ने भी एक टिप्पणी की थी कि इन्होंने 40% कमीशन नहीं लिया, इसलिए इनको टिकट नहीं दिया गया, इसलिए इनको कांग्रेस में आना पड़ा, तो उनको भ्रष्टाचार मुक्त होने का एक सर्टिफिकेट दिया गया। लेकिन लगभग सभी जो मुख्यमंत्री रहते हैं कर्नाटक में, उन पर ये आरोप लगते रहे हैं, कार्रवाइयाँ होती रही हैं। कर्नाटक में 13 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। प्रत्याशियों ने 20 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए, 21 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की गई, 24 अप्रैल तक नाम वापस लिए गए। 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए राज्य में 10 मई को मतदान होना है, 13 मई को राज्य के चुनावी नतीजे आ जाएंगे। तो 224 में से जो भी जादुई आंकड़ा छू लेगा, अब अगर पंकज शर्मा जी की बात करें तो वो तो कह रहे हैं जादुई आंकड़ा छू रही है कांग्रेस। उन्होंने कहा है कि 125 से 130 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को। और अगर जादुई आंकड़े की बात करें तो दावे को अगर उलट करके देखें तो 50 सीटों पर सिमटने या 50 से 70 सीटों पर सिमटने के अशोक वानखेड़े, प्रेम कुमार के दावे इस ओर इशारा करते हैं कि फिर जेडीएस और कांग्रेस जो है वो मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए रहने वाला है। हालांकि जब तक चुनावी नतीजे नहीं आते कुछ भी कहना मुश्किल है। और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, दनादन रैलियां हो रही हैं, तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है, पोलराइजेशन कितना होता है, क्योंकि कुछ जगह पर यह भी आप दावा देख रहे हैं कि बीजेपी को ज़बरदस्त सीटें मिल सकती हैं। हालांकि मैं किसी दूसरे ओपिनियन पोल या किसी अन्य लोगों द्वारा जो जारी किए जा रहे हैं ओपिनियन पोल, उनको आपके सामने नहीं रख रहा हूं। मैं सिर्फ वही बातें रख रहा हूं जो मेरे शोज़, मेरे कार्यक्रम के दौरान या हमसे बातचीत करते हुए वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा बात सामने आई है, जिनको थोड़ा ज़मीनी हकीकत की जानकारी है, उन्होंने जो बात रखी है, तो उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि सीएम की रेस में तो 3-4 चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि दोनों ही तरफ से ये चुनाव के बाद तय होगा कि किसकी कितनी सीटें आईं, किसने कैसा प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण रखता हूँ। जगदीश शेट्टार अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी दिला देते हैं कांग्रेस, मान लीजिए, तो जगदीश शेट्टार भी इस दौड़ में का हिस्सा बन सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। डीके शिवकुमार कितना झटका देते हैं जेडीएस को और बीजेपी को भी, वोकालिंगा समुदाय के कितने वोटर्स आते हैं, या सिद्धारमैया अपने क्षेत्र में कैसा कार्य करते हैं, और फिर बाद में विधायकों का समर्थन किनके साथ रहता है, ये कांग्रेस के लिहाज से तय करेगा। तो वहीं बम्बई अगर सरकार को बचा ले जाने में कामयाब होते हैं तो बम्बई का चेहरा अपने आप में मजबूत चेहरा है। येदियुरप्पा की बात को बहुत माना गया, जगदीश शेट्टार की नाराजगी को उनके प्रभुत्व से जोड़कर देखा जा रहा है। तो फिर येदियुरप्पा जिसको कहेंगे वो खुद बनेंगे, नहीं बनेंगे तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर रहे हैं, उम्र का भी तकाजा है, अपने बेटे को उन्होंने टिकट दिलवाया, इसमें कामयाब हुए हैं। तो उनके बेटे किस तरह की राजनीति में होंगे, अब टिकट दिलाना भी चुनौतीपूर्ण था, तो वो मुख्यमंत्री की दौड़ में आ जाएंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी बसवराज बोम्मई जो है वो अभी सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर पे सीएम और 40% कमीशन जैसे बहुत सारे दाग जो है वो कांग्रेस लगाती रही है कथित तौर पर। तो देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या विचार करती है। ये एक दिलचस्प ओपिनियन थी जो ओवरऑल अभी तक कई लोगों से बातचीत करने के बाद में सामने आई। लेकिन आपकी राय यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब आप कोई राय रखते हैं तो वो भी बड़ी महत्व की होती है। मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी राय रखें, आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, ये मेरा पहला सवाल है आपसे। दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं। अभी मैं बाद में इसको ज़रूर एनालाइज करूँगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा, आप अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर रखें। दोस्तों, इस वक्त दो बड़ी चीज़ें हैं जो देश में खबरों में छाई हुई हैं। इनमें एक बड़ी चीज़ है जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना, जो देखते ही देखते राजनीतिक रंग ले चुका है। किस तरीके से ये धरना
देश की सियासत पर असर डाल सकता है, इसको लेकर मंथन हो रहा है। दूसरी बड़ी चीज़ है कर्नाटक का विधानसभा चुनाव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जेडीएस भी एक फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, जिसमें कांग्रेस को एक एज मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि अपने अपने दावे हैं। बीजेपी समर्थकों का ये भी कहना है कि बीजेपी ज़बरदस्त मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापसी करेगी। कांग्रेस का अपना कॉन्फिडेंस है। राहुल गांधी 150 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। देखना होगा क्या होगा। इन दोनों बड़ी घटनाओं को अगर जोड़ा जाए, एक घटना कर्नाटक में चुनाव, दूसरी घटना जंतर मंतर दिल्ली पर हो रहा पहलवानों का प्रदर्शन, और इसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम आना, उनके स्तर पर भी एक राजनीति है, उनसे लगातार प्रतिक्रिया मांगी जा रही हैं। उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी भी हैं। कई मंचों पर जहां जा रहे हैं वहां सवाल पूछे जाते हैं तो वो जवाब देने से भी मना करते हैं। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। इस बीच में पूरे जो बयान आ रहे हैं पहलवानों के, वो गंभीर होते जा रहे हैं। विनेश फोगाट से लेकर साक्षी मलिक हैं और बजरंग पूनिया हैं, ये वो बड़े चेहरे रहे हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। जब पहलवान सामने आते हैं तो इन पहलवानों की जो मांग है या फिर जो शिकायत है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, जैसे कि रेणु मित्तल हैं। उनका कहना था स्पष्ट तौर पर कि महिलाओं की ये जो मांग है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसकी गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि कोई भी महिला पहलवान या कोई भी महिला सड़क पर यूं ही नहीं आती है और यौन शोषण की बात नहीं कहती है। इसके लिए बहुत साहस की ज़रूरत होती है। आपको याद होगा कल उर्मिला मातोंडकर ने भी इन पहलवानों का समर्थन करते हुए इसी तरह का एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने भी ये बात कही थी और ये कहा था कि इसको ये कहना कि इसमें राजनीतिक रंग देखा जाए या इसमें राजनीति देखी जाए, राजनीति से प्रेरित देखा जाए, ये गलत बात होगी। यही बात रेणु मित्तल ने कल हमारे शो के दौरान भी कही। ये बातें शुरुआत में इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि अब पहलवानों के इस पूरे प्रदर्शन में राजनीति को ढूंढा जा रहा है। निश्चित तौर पर जब भी कोई आंदोलन होता है, इस स्तर का आंदोलन होता है जिस पर पूरे देश की निगाहें चली जाती हैं, तो वहाँ पर फिर राजनीतिक लोग भी जुटना शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सत्यपाल मलिक तो संवैधानिक पद पर रहे हैं, 4 बार के राज्यपाल हैं, लेकिन वो एक बहुत ही मंझे हुए राजनेता भी हैं। धीरे धीरे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में दिखाई पड़ रहे हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स से मतलब है कि वो सरकार को घेरते दिखाई देते हैं, विपक्ष को कई मुद्दे दे जाते हैं। लिहाजा वो पहलवानों के बीच में पहुंचे। उन्होंने पहलवानों के इस साहस की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि देश में सभी लोगों को इनका समर्थन करना चाहिए। खिलाड़ियों के स्तर पर देखा जाए तो अभिनव बिंद्रा जैसा बड़ा चेहरा जिन्होंने देश को सम्मान दिलाया था, गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, वो भी इन पहलवानों का समर्थन कर चुके हैं। और वो अकेले नहीं, ऐसे कई खिलाड़ी आपको मिलेंगे जो पहलवानों का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। तो धीरे धीरे ये आंदोलन बड़ा हो रहा है। सत्यपाल मलिक किसान राजनीति का चेहरा रहे, किस तरीके से खाप पंचायतें उनके साथ हैं ये भी साफ दिखाई देता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एक बड़ा समर्थन सत्यपाल मलिक के साथ जो है वो पहलवानों को भी मिलता दिखाई देगा। अब बड़ी बात क्या है, हरियाणा में एक तो पहलवानी, दूसरा ये पूरी राजनीति जो है इससे सबसे ज़्यादा जाट या फिर वो प्रभावित हो रहे हैं, उन पर उनके सामने मैसेज जा रहा है जो हरियाणा की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि क्या हरियाणा की राजनीति को साधा जाएगा इससे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और इस वक्त ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्नाटक का चुनाव। तो कर्नाटक के चुनाव पर क्या इम्पैक्ट पहलवानों के इस प्रदर्शन का पड़ सकता है, ये जानना दिलचस्प है। प्रियंका गांधी धुआंधार रैलियां कर रही हैं। आपने देखा कर्नाटक में एक के बाद एक उनके रोड शोज हो रहे हैं और कल का दिन तो बहुत दिलचस्प था जब प्रियंका जो है वो पहलवानों से मिलने के लिए पहुंची। दिलचस्प इसलिए था कि पहले उन्होंने कर्नाटक में प्रचार किया, फिर पहलवानों के पास जंतर मंतर पहुंची और उसके बाद में फिर कर्नाटक में जाकर उन्होंने चुनावी रैली। आधी आबादी, ये आप पहले तो पहलवानों के इस पूरे प्रदर्शन का मूल मकसद समझें। महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए हैं। ये आरोप इतने गंभीर हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिला शक्ति या आधी आबादी को साथ में लाने की जो बीजेपी के प्रयास रहे हैं उस पर सीधे चोट की जा रही है।
महिलाओं को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए हैं। उदाहरण के लिए जो 5वीं गारंटी रखी राहुल गांधी ने अपनी सभा के दौरान, उसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं को सरकारी परिवहन में मुफ्त सफ़र करने के लिए का अधिकार मिलेगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है। फिर जो घर की सबसे बड़ी महिला होंगी उनको पैसा दिया जाना, या इन लोगों को जो भत्ते दिए जा रहे हैं, वो भी इस ओर इशारा करता है कि आधी आबादी को लेकर कांग्रेस बहुत गंभीर है। प्रियंका आधी आबादी का वही चेहरा है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब वो उतरी थी तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देते हुए वो उतरी थी। और इसके बाद में उन्होंने जितने भी, मैंने क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुत क्लोजली कवर किया, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि महिलाओं में प्रियंका गांधी की एक लोकप्रियता देखने को मिलती है। खुद महिला चेहरा हैं, इंदिरा गांधी की छवि उनमें देखी जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा करती है। अब कर्नाटक और पहलवानों के इस पूरे प्रदर्शन पर आते हैं। प्रियंका का पहलवानों के प्रदर्शन पर जाना क्या कर्नाटक में महिला अस्मिता या महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर कांग्रेस को मजबूत कर सकता है? क्योंकि इस पूरे मामले में सरकार बीजेपी वो बैकफुट पर दिखाई पड़ती है। उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। बयान इन द सेंस की जो कार्रवाई की मांग की जाती है या प्रधानमंत्री बोले, हमेशा विपक्ष की यही मांग होती, कोई भी मुद्दा होता है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहा है या कोई भी बड़ा नेता क्यों नहीं बोल रहा है। तो महिला अस्मिता के मुद्दे को कर्नाटक में किस तरीके से लिया जाएगा, आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में रैलियों में ये मुद्दा भी गूंजता दिखाई देगा। फिलहाल कर्नाटक के मोटे मोटे मुद्दों को देखा जाए या बड़े मुद्दों को देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार के मुद्दे को, 40% कमीशन के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया गया। बीजेपी की तरफ से लिंगायत, हिंदू वोट, ये मुद्दे बहुत मोटे तौर पर, साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसमें महिलाओं को लेकर घोषणाएं करना ये कांग्रेस की रणनीति को बताता है। कांग्रेस ये जानती है कि देखिए, आप वोटों का विभाजन किस तरह से होता है। वोटों का विभाजन जाति के आधार पर होता है, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है कर्नाटक जैसे राज्यों के चुनाव में, तो कम से कम। फिर धर्म के आधार पर होता है, जो पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर रहा है, जिसको पोलराइजेशन आप कहते हैं। उत्तर प्रदेश हो चाहे लोकसभा चुनाव रहे हो पिछले, इनमें इसको बड़ा फैक्टर माना गया। कर्नाटक में बीजेपी को इस फैक्टर से इस बार आस है, हालांकि वो जातीय समीकरण पर भी ध्यान दे रही है। लेकिन एक और बंटवारा होता है, वो सीधा सीधा है, वो कुदरत का किया हुआ बंटवारा, स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष मतदाता। महिला मतदाता अगर किसी मुद्दे पर, किसी के, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को महिलाओं का बड़ा जबरदस्त समर्थन मिला है अभी तक के चुनाव में, ये माना जाता है, और उनकी लोकप्रियता में इस आधी आबादी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर उनको कोई मुद्दा सटीक लगता है, ये जैसे 3 तलाक का उदाहरण आपके सामने है। 3 तलाक के मुद्दे पर यह माना गया कि मुस्लिम महिलाओं ने इतर सोच के साथ में प्रधानमंत्री मोदी को वोट किया, इस तरह का दावा भी किया गया, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हिजाब का मुद्दा भी उठा, हिजाब का मुद्दा कितना भारी पड़ता नहीं पड़ता, इसी कर्नाटक से उठा था। हालांकि ये बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपको दिखाई देगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप अगर इस वोट बैंक को देखें कि महिला पुरुष के आधार पर, और हम आधी आबादी एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मेरे जितने भी शो सत्ता का संग्राम के दौरान हुए अलग अलग राज्यों में चुनाव के दौरान, तो हम आधी आबादी से अलग बातचीत करते थे, क्योंकि महिलाओं के मुद्दे, महिलाओं की सोच, महिलाओं का वोट इस देश में सत्ता को बदलने की ताकत रखता है। अब पहलवानों का ये जो मुद्दा है, ये पूरा का पूरा महिला अस्मिता से, बच्चियों के यौन उत्पीड़न का मुद्दा उठाया गया है। इस पर सरकार कोई स्टैंड लेती है, नहीं लेती है। कम से कम सरकार की जवाबदेही तो बन गई, खासतौर पर तब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया, और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो ना हो ये एक अलग मसला है, वो इसमें इस मामले में दोषी है नहीं है ये एक अलग मसला है। उन पर जो आरोप लग रहे हैं उनकी सच्चाई कितनी है नहीं है ये एक अलग मसला है। लेकिन इस मुद्दे को देखा जाए तो ये एक बड़ा मुद्दा, एक बड़े आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। बड़ा गंभीर सवाल ये है कि क्या कर्नाटक की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। सुमित अवस्थी जी ने मुझसे ये सवाल पूछा अपने कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी के दौरान, और उन्होंने यही कहा कि क्या इसका आपको लगता है कि पहलवानों के इस प्रदर्शन का कर्नाटक चुनाव पर असर पड़ेगा। मेरा जवाब था कि सीधा सीधा कोई असर नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के सामने इस बात को और स्पष्ट तरीके से रखना चाहिए कि सीधा असर ना हो, लेकिन ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। और इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि कर्नाटक चुनाव के बीच में प्रियंका यूं ही जंतर मंतर पर नहीं पहुंच गई।
हालांकि और कोई भी मौका होता या कोई चुनाव नहीं भी चल रहे होते तब भी विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ लेता। सत्यपाल मलिक गए, केजरीवाल गए हैं, ये सारे बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल हैं, अब वो तो कर्नाटक में चुनाव लड़ नहीं रहे, लेकिन हाँ सीबीआई जांच या उनके मंत्रियों का जेल में होना ये उनके लिए संकट की घड़ी है। वो भी सत्ता पक्ष के खिलाफ हमलावर हैं और उन्होंने भी पहलवानों के मंच पर पहुंचकर ये आह्वान किया कि सभी राजनीतिक दलों को, बल्कि सभी लोगों को एक एक दिन की छुट्टी लेकर इन पहलवानों के आंदोलन में शरीक होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। ये बताता है कि ये मुद्दा सिर्फ किसी एक चुनाव तक या किसी एक छोटी मोटी राजनीति तक सीमित नहीं है। किसान आंदोलन की तर्ज पर क्या एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सत्यपाल मलिक जैसे चेहरे का यहाँ पर आना, धीरे धीरे पहलवानों के इस आंदोलन का बड़ा रूप ले लेना, ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि 2024 के पहले ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। सवाल ये बार बार खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी ने स्टैंड क्यों ले लिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। स्पष्ट तौर पर जवाब ये है कि अगर बीजेपी को लगेगा कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है या उनके खिलाफ आरोपों में सत्यता है तो कार्रवाई की जाएगी, और निश्चित तौर पर अगर कोई कार्रवाई कर दी जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि पार्टी ने भी मान लिया कि ऐसा कुछ हुआ था। लिहाजा अभी इससे बचा जा रहा है कि कोई डायरेक्ट कार्रवाई की जाए, लेकिन ये तय मानिए कि कर्नाटक के चुनाव में आधी आबादी पर इसका असर पड़ सकता है यदि कांग्रेस इसको सही तरीके से कर्नाटक में भुनाती है, खासतौर पर तब जबकि प्रियंका गांधी का चेहरा सबसे बड़े स्टार के तौर पर कर्नाटक में इस्तेमाल किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में उनकी लोकप्रियता और उनके चेहरे का फायदा कांग्रेस देख चुकी है। देखना होगा कर्नाटक में उतना फायदा मिलता है नहीं मिलता है। और प्रियंका जो कि अब जंतर मंतर पर पहलवानों के इस आंदोलन का भी चेहरा बनी जाकर, और मैंने देखा कि उस दिन काफ़ी ये जो पूरा आंदोलन है वो चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि प्रियंका वहाँ पर पहुँची। तो प्रियंका का इन पहलवानों के साथ खड़ा होना बहुत फ़ायदा पहुंचा कर गया उनके इस आंदोलन को, इस विरोध को। दूसरी तरफ अब देखना होगा कि प्रियंका जो प्रयास कर्नाटक में कर रही है उसमें ये मुद्दा या पहलवानों की ये बात उनको कितना फ़ायदा पहुंचाती है। महिला अस्मिता के मुद्दे को कांग्रेस कैसे उठा पाती है, और अगर ठीक से उठा पाई तो बहुत मुमकिन है कि जहां एक तरफ जातिगत आधार पर जगदीश शेट्टार के आने के बाद लिंगायत समुदाय का वोट मिल सकता है, या ओबीसी का मुद्दा उठाकर, या फिर मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन के बाद में वो उनका समर्थन मिलने के बाद क्या आधी आबादी का समर्थन मिलेगा, जैसी बहुत सारे आकलन हैं जो कर्नाटक की सियासत में किए जा सकते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर इस मुद्दे को सही तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस उठाती है तो निश्चित तौर पर उसे इसका फायदा मिल सकता है।